गुड मॉर्निंग। रिक्शा कंप्लीट हो गया था ब्रायोफाइट्स के अंदर। आज हम सेकेंड जीनस मार्केशिया पढ़ेंगे। अब आपको कोई ज़्यादा इसका बैकग्राउंड ना बताते हुए मैं सीधे मार्केशिया पे ले चलती हूँ। क्लासिफिकेशन में क्लास है हिपैटिकॉक्सिडा, ऑर्डर है मार्केशियस, फैमिली है मार्केशियेसी। ठीक है, 65 स्पीशीज़ इसकी पूरे विश्व में पाई जाती है। जहाँ पे भी थोड़ी सी नमी और छाया होती है वहाँ पे मार्केशिया अपने आप उग आता है। शेडी प्लेसेस पे और नमी वाली प्लेसेस पे रहता है, पूरे विश्व में पाया जाता है। इसकी एक प्रजाति है पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया पॉलीमॉर्फा। जब जंगल में आग लग जाती है, आग लगने के बाद जो जंगल की मिट्टी जल जाती है उस मिट्टी के अंदर ये पनपता है पॉलीमॉर्फा। इसकी खासियत है जंगल में आग लगने के बाद जब मिट्टी भी जल जाती है उस मिट्टी में नमी रहती है और उसके अंदर ये उगता है। ठीक है, इसकी करीबन 11 स्पीशीज इंडिया के अंदर पाई जाती है, जिसमें से पॉलीमॉर्फा भी इंडिया में पाया जाता है, पामेटा और सिमलाना, ये प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं। मैक्सिमम जो इंडियन स्पीशीज है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पाई जाती है और इसके थैलस को, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव थैलस का कलेक्शन फरवरी से मार्च के बीच में हिमालयन रीजन से किया जा सकता है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जब ये उगता है तो फरवरी और मार्च में मार्केशिया उगता है, जिसमें वेजिटेटिव थैलस और रिप्रोडक्टिव थैलस, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फा जो इंडिया की प्रजाति है, जो इंडिया में पाई जाती है मार्केशिया की स्पीशीज पॉलीमॉर्फा, ये 2500 से 5000 मीटर की हाइट पे पहाड़ों में पाई जाती है, जिसकी हाइट सी लेवल से 2500 से 5000 मीटर होती है। और वहाँ पे ये जो पत्थर है, चट्टाने हैं या रिवर है जो पहाड़ों में होती है, वहाँ की जो नमी वाली मिट्टी होती है उनके अंदर ये पॉलीमॉर्फा प्रजाति पाई जाती है। पामेटा जो प्रजाति है मार्केशिया की कश्मीर में, कुमायूं में, साउथ इंडिया और आसाम में पाई जाती है। साउथ इंडिया में इसका ग्रोइंग सीजन होता है अक्टूबर से नवंबर। सिमलाना जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। सिमलाना शिमला से कलेक्ट की गई है इसलिए इसका नाम सिमलाना पड़ा है और ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब आपको मार्केशिया का मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताऊंगी। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। जो हमें दिखती है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर गैमीट्स बनते हैं और ये हैप्लॉइड होता है। हमेशा गैमेटोफाइट पे गैमीट्स बनेंगे और स्पोरोफाइट पे स्पोर्स बनेंगे। गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं और स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमीट्स डायरेक्ट बनते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर और स्पोर्स मियोसिस के बाद में बनते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हम गैमेटोफाइट का पढ़ते हैं तो जैसा मैंने रिक्शा का बताया था, पूरा राउंड इस तरीके से एक प्रोस्टेट थैलस होता है जो चिपका रहता है चट्टानों पे या ज़मीन पे या लकड़ी पे, जहाँ पे भी नमी होती है उसके ऊपर। ये रोजेट बिहेवियर होता है, रोजेट इसका हैबिट होता है जो कि ऐसे गोलाई में होता है और उसमें बहुत सारे लोब्स निकले रहते हैं। सेम ऐसा ही मार्केशिया में होता है जैसा कि रिक्शा में बताया था। ये जो मैंने दिखाया, ये एक पोर्शन दिखाया, ये पूरा राउंड में इस तरीके से रहता है और ये ब्रांचेस, शाखाएं, लोब्स निकले रहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। ये मैंने 3 लोब्स दिखाए हैं। डॉर्सल सरफेस है ये जैसे इस तरीके से चट्टान पे चिपका है तो ये ऊपर वाला पोर्शन डॉर्सल हुआ और नीचे वाला पोर्शन इसका वेंट्रल सरफेस हुआ और ये चट्टान है या कोई भी आधार है जिसके ऊपर ये चिपका हुआ है। राइजॉइड्स के माध्यम से ये चिपका हुआ रहता है। ओके, अब देखिए डॉर्सल सरफेस पे आपको ये लोब्स दिख रहे हैं, अलग अलग लोब्स हैं, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। हर एक लोब के सिरे पे ये नॉच है, गहराई ग्रूव है जिसको एपिकल नॉच कहते हैं। यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट होता है जिससे ये ग्रो करता है। ये मिडरिब रीजन है, डॉर्सल मिडरिब है ये जो दिख रही है, और प्रत्येक मिडरिब के ऊपर आपको सेक्स ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि गैमा कप है जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये गैमा प्याली आपको नज़र आएंगी। और ज़रूरी नहीं हर थैलस में नज़र आए, जब थैलस थोड़ा सा ग्रो करता है तो गैमा प्याली आपको नज़र आती है। बिना गैमा प्याली का थैलस भी नज़र आएगा। अगर आप पहले की स्टेज लेंगे तो बिना गैमा प्याली का होगा, थोड़ा सा बाद की स्टेज लेंगे थैलस की परिपक्व हो जाता है तो आपको गैमा प्याली भी नजर आएगी। तो डॉर्सल सरफेस पे आपको राइजॉइड्स नहीं दिखेंगे, स्केल्स नहीं दिखेंगी, केवल गैमा प्याली दिखेंगी और ये भी हो सकता है ना दिखे। और ये एपिकल नॉच दिखता है, डॉर्सल मिडरिब दिखती है। वेंट्रल सरफेस अगर देखते हैं इसके पीछे की साइड का तो बहुत सारे इसमें राइजॉइड्स होते हैं। राइजॉइड्स पुनः 2 प्रकार के होते हैं, वो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी तब दिखेंगे। राइजॉइड्स के साथ में ये स्केल्स लगी हुई है
जो कि एंथोसाइनिन पिगमेंट्स की वजह से पर्पल कलर की होती है। ये स्केल्स भी लगी रहती है वेंट्रल सरफेस पे। और राइजॉइड्स जो कि दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट, वो आपको अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा। तो वेंट्रल सरफेस पे आपको क्या चीज़ दिख रही है? केवल राइजॉइड्स और स्केल्स नजर आते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आपको डॉर्सल सरफेस पे ही नजर आएंगे। ये हुआ डॉर्सल और वेंट्रल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मार्केशिया की। अभी आपको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताती हूँ मार्केशिया का। ये हमने मार्केशिया के थैलस का ट्रांसफर सेक्शन काटा है। थैलस का जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो आपको दो पार्ट दिखते हैं। एक तो ये पार्ट है जैसा रिक्शा में दिख रहा था, एक ये पार्ट है। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, रिक्शा में भी सेम था। और ये स्टोरेज पार्ट होता है। रिक्शा में अंतर ये था कि ये ऐसे ब्रांच्ड फिलामेंट नहीं थे, सीधे सीधे फिलामेंट्स थे और बीच में एयर चैम्बर्स थे। ठीक है, यहाँ पे ये एयर चैम्बर है, ये पार्टीशन वॉल है जो पूरी जा रही है। रिक्शा में भी ये पूरी जाती थी, लेकिन अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूस नहीं थी। यहाँ पे अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूस है, बीच में एयर पोर जो छिद्र है वहाँ पर एपिडर्मिस नहीं है। लेकिन रिक्शा में तो हर फिलामेंट के बाद गैप था, यानी एपिडर्मिस टूटी हुई थी। यहाँ पे एपिडर्मिस कंटिन्यूस मिलेगी एयर पोर के छोड़ करके। ये पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल के बीच में ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं जो शाखित हैं। इन सब कोशिकाओं में क्या भरा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। ये स्टोरेज रीजन है जिसमें कुछ सेल्स में आपको म्यूसिलेज भरा हुआ भी दिखता है। ये छिद्र है, एयर पोर बोलते हैं, जिनसे पूरा गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो ये हुआ फोटोसिंथेटिक रीजन, ये हुआ स्टोरेज रीजन। लोअर एपिडर्मिस में कोई भी एयर पोर नहीं है। लोअर एपिडर्मिस में दो तरीके की चीज़ें नजर आती है। स्पेस जो कि मल्टी सेलुलर है, वन वॉल थिकनेस है, वन सेल की थिकनेस है। बाकी चौड़ाई में बहुत सारे, लेकिन इस एक कोशिका के पीछे कोई कोशिका नहीं होगी। दो तरीके के राइजॉइड्स पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल राइजॉइड जिसमें अंदर की भित्ति स्मूथ होती है, और ट्यूबरकुलेट राइजॉइड जिसमें अंदर की भित्ति ऐसी उंगली नुमा संरचना से निकली हुई होती है, जैसा कि मैंने रिक्शा में आपको बताया था। तो ये हुआ कंप्लीट मार्केशिया का थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इसका जनन। जनन कितने प्रकार का होता है वो आपको मैं बताती हूँ। मार्केशिया के रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है: प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस और गैमा। गैमा आपके नाम बहुत कॉमन है जो सुन रखा था। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, मैंने बताया था थैलस, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था, जो ओल्ड पोर्शन होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, जैसे ये थैलस है पूरा, इसकी दो शाखाएं निकली हुई हैं। ये वाला पोर्शन नीचे का जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये पुराना हो जाता है, यहाँ से डेथ और इसका सड़ना शुरू हो जाता है। डेथ एंड डिके जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है, इस पोर्शन पे आती है जहाँ से दो शाखाएं निकली हुई हैं, ये एक शाखा, ये दूसरी शाखा। जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है ये दोनों शाखाएं सेपरेट हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे के सेल सारे सड़ चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। ये शाखाएं दोनों जैसे ही सेपरेट होंगी, ये जो एपिकल नॉच है यहाँ पे इनकी ग्रोइंग पॉइंट होती है, यहाँ से ये ग्रो करके दोनों शाखाएं अलग अलग दो थैलस बना देती हैं। तो ये हुआ प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। थैलस का ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस, मिडरिब रीजन से कुछ शाखाएं निकलती हैं, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। वो शाखाएं टूट करके नया थैलस बनाती हैं। तीसरा है गैमा। गैमा के नाम से ही मार्केशिया को जाना जाता है। मार्केशिया में गैमा प्याली पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी डॉर्सल सरफेस पे आपको दिखाया था। मिडरिब रीजन पे बहुत सारी प्याली कप नुमा संरचनाएं आपको नजर आएंगी। जैसे ये कप है, ये पूरा थैलस का पार्ट है, ठीक है। ये कप नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं गैमा कप। और ये गैमा कप बाहर से ऐसा दिखेगा, जब हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये थैलस पोर्शन है और ये गैमा लगा हुआ है। ये मिडरिब पोर्शन पे ये गैमा की प्याली है, गैमा कप। ये थैलस है, उसके अंदर गैमा लगे हुए हैं, इसके अंदर गैमा भरे हुए हैं, इस गैमा प्याली के अंदर। जब इसका हम यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, यहाँ से हम टीएस काटेंगे, तो ये ऐसा नजर आएगा। क्योंकि जब हम यहाँ से टीएस काटेंगे तो ये थैलस का पोर्शन जो है ये साइड में आ गया, और ये जो है ये ग्रूव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अंदर जो गैमा भरे हुए हैं वो आपको गैमा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये टीएस है,
किसका, गैमा कप का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ऐसा नजर आएगा, जिसमें आपको ये थैलस का फोटोसिंथेटिक रीजन भी नजर आ रहा है और स्टोरेज रीजन भी नजर आ रहा है। फोटोसिंथेटिक रीजन की एयर कोर भी नजर आ रही है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स भी नजर आ रही है, पार्टीशन वॉल भी नजर आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एयर कोर नजर आ रहे हैं, ये पार्टीशन वॉल नजर आ रही है और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट नजर आ रहे हैं। ये कप है जिसके इस गैमा कप के अंदर क्या भरी हुई है, ये गैमा भरा हुआ है। ठीक है, अब गैमा का स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। पहले ये जो गैमा प्याली है या गैमा कप है, ये डायमीटर तो इसका 2 मिलीमीटर होता है और हाइट होती है 3 मिलीमीटर। देख लीजिए कितना बारीक होता है, 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर और हाइट होती है 3 मिलीमीटर के बराबर। अब सिंगल गैमा, ये जो गैमा प्याली में से गैमा बाहर निकलता है, ये गैमा ऐसा दिखता है। ठीक है, सिंगल गैमा, इसमें एक स्टॉक होती है, डंडी होती है जिससे ये गैमा प्याली के आधार पे जुड़ा रहता है, ये स्टॉक है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में 2 ग्रूव है, नॉच है, सेंटर में ये 2 नॉच है जहाँ पे एपिकल सेल्स मौजूद रहते हैं। यहीं से ये गैमा ग्रो करता है, इन्हीं एपिकल सेल से ये ग्रो करता है या एपिकल नॉच बनाता है, जो कि मेन गैमेटोफिटिक थैलस में आपको नजर आता है। ये सारे के सारे जो कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाओं को छोड़ के इनमें क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। आगे पीछे से सेम होता है गैमा, इसकी प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है जिससे अपना ये फूड का निर्माण स्वयं करता है। लेकिन इसके अंदर कुछ कोशिकाएं में ऑयल भरा हुआ है, ऑयल सेल्स कहलाते हैं, और कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है और वो बहुत बड़ी है साइज में, प्लस आगे पीछे दोनों तरफ, प्लस उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म बहुत घनत्व लिए होता है। इनको राइजोइडल कोशिकाएं कहते हैं, राइजोइडल सेल्स कहते हैं। जब ये गैमा इस गैमा प्याली से निकल के बाहर गिर जाते हैं तो कई बार परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये फटाफट ग्रो कर जाते हैं नए थैलस में, और अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो नमी आने का, बारिश आने का ये इंतज़ार करते हैं। जब ये गैमा ज़मीन पर गिरता है तो ये राइजोइडल सेल्स जो है, इनमें से राइजोइड्स निकल आते हैं। जिस तरफ गिरेगा और राइजोइडल सेल जिस उस तरफ होगा तो वहाँ से राइजोइड निकलेंगे, वही वेंट्रल सरफेस बन जाएगा थैलस का, और उसके ऊपर का सरफेस क्या बन जाएगा, डॉर्सल सरफेस। ये जो नॉच मौजूद है, इसके अंदर जो एपिकल सेल्स है, वो दोनों नॉच से एक एपिकल सेल एक शाखा बनाएगा, दूसरा एपिकल सेल से दूसरी शाखा बनाएंगी, 2 लोब्स एट अ टाइम बनेंगे। ठीक है, और जहाँ पे जिस तरफ राइजोइडल सेल होगा वहाँ से राइजोइड्स निकलेंगे, जिससे ज़मीन में अपने आप को स्थिर कर लेगा और उससे ही न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ये ऑयल सेल्स और फोटोसिंथेटिक सेल्स बाकी जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, ये भी इसको भोजन निर्माण करके देते रह सकते हैं। तो बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड है ये गैमा के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मार्केंशिया के अंदर जो पाया जाता है। तो इस तरीके से डेथ एंड डिके, एडवेंटिशियस ब्रांचेस और गैमा के माध्यम से मार्केंशिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आप जब प्रैक्टिकल्स में आएंगे तो आपको थैलस का जब हम ट्रांसफर सेक्शन कटवाते हैं तो उस वक्त हम गैमा प्याली का भी ट्रांसफर सेक्शन आप काटेंगे, और जब टीएस काटेंगे तो ऐसा नज़र आना चाहिए, जिसमें कुछ गैमा तो पूरे मैच्योर दिखेंगे, कुछ गैमा बनती हुई स्टेज में होंगे, किसी में आपको नॉच नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही बारीक सेक्शन काटने पे गैमा का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। गैमा आंखों से दिख सकता है, जैसा कि मैंने इसका डायमेंशन बताया। तो गैमा के थ्रू आप टीएस काटोगे किसी पिथ के अंदर रख करके तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इस तरीके से कंप्लीट मार्केंशिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी गैमेटोफाइट की, इंटरनल ट्रांसफर सेक्शन लोब्स का, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है 3 तरीके से वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया।